10,000 करोड़ से ज्यादा आय आप शराब बेचकर कमाते हैं, जो कि प्रूफ करता है कि आपकी सरकार शराब बेतहाशा शराब बेच रही है। आप नक्सलाइट इलाके की महिलाओं की बात कर रही है। हमारी सरकार ने 102 और 72 एक्सप्रेस सुनिए जारी की थी, जिसे आप दोनों बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा कौन क्या कहना चाह रहा है। अभी आपने बोला, किरण जी को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, आप सुनिए वंदना जी, मुझे भी मौका दीजिए। वंदना जी आप बहुत बोल चुकी, मुझे मौका दीजिए। तो आप देख सकते किस तरह भूपेश सरकार महिलाओं का ख्याल रख रही है। नया रायपुर जाके देखिए वंदना जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मध्याह्न भोजन की महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में आंदोलित हैं। आप महिलाओं के विषय में तो बोलिए ही ना। अभी देखते हैं आने वाले बजट पे शराबबंदी को लेकर क्या फैसला लेते हैं भूपेश जी। पर बोल दीजिए किरण जी, एक बार महंगाई पर बोल दीजिए। पहले तो महंगाई डायल। अरे वंदना जी, आपकी सरकार ने तो गरीब का 5 किलो अतिरिक्त चावल भ्रष्टाचार में खा गए। आप लोग तो गरीबों के आवास नहीं दिला पाए। अब महंगाई की बात करिए, जब सर पे छत नहीं होगा, घर पे चावल नहीं होगा, तो खाक आग में महिलाएं खाना बनाएंगी। वंदना जी पहले आवास की तो बात करिए, सर पे छत की तो बात करिए। ठीक है, चावल की जो आप लोग देखिए, आप एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे पूरा दिन लग जाएगा, नहीं उसका कोई परिणाम नहीं आ पाएगा। ये हमारे प्रवक्ताओं की बहुत खासियत होती है। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न किरण जी आपसे रहेगा, जो अभी वंदना जी ने जिक्र किया कि जो कर्मचारी हैं उसे हमें समझना होगा कि वो 15 साल की रमन सरकार की वजह से सड़कों पर है। तो 4 साल में कांग्रेस सरकार उन्हें नियमित नहीं कर पाई, उसका भी परिणाम, उसके भी पीछे कारण जो है वो 15 साल की रमन सरकार रही है। इसको अगर आप समझा पाए किरण जी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी वंदना जी को, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो केंद्र की सरकार ने बंद की, और केंद्र में उस समय किसकी सरकार थी वंदना जी को ये जानकारी लेनी चाहिए। और दूसरी बात, अनियमित कर्मचारी की तो बात, ये तो घोषणा पत्र में इनके था। हमने कभी अपने घोषणा पत्र में या ऐसे कोई नियमित अनियमित कर्मचारी की बात को लेकर कभी घोषणा ही नहीं की। तो पूरा जिम्मेदारी इस सरकार की है। जब इन्होंने साफ तौर पे अपने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया था, तो ये इनका कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि 4 साल हो गए हैं, इनको अपने वचन पे कायम रहना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि चूंकि इनके घोषणा पत्र में था अनियमित कर्मचारियों को लेकर, तो इनका कर्तव्य बनता है कि जल्द से जल्द अनियमित कर्मचारियों को नियमित करें और बोनस भत्ता जो बकाया है वे भी जारी करें, और बेरोजगार युवा को भी जो भत्ते की राशि है वो भी 4 साल का बकाया राशि के साथ जारी करें। शराबबंदी को लेकर भी बजट पे प्रावधान हो, संपत्ति का राधा माफ करने की बात की थी उसका भी प्रावधान हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की इन्होंने बात की थी उसका भी प्रावधान हो। तो जो वादे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे, हम तो एक भाजपा प्रवक्ता होने के नाते मैं यही कहूंगी कि जो इन्होंने घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे, कम से कम उन्हें तो पूरा करने का प्रावधान इस बजट में लेके आए, ताकि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ न्याय हो सके। तो किरण जी उसका भी कोई फायदा नहीं है। अब अभी आपने ही कहा कि समय तो रह नहीं गया, उसका प्रावधान भी करेंगे तो उसे लागू कैसे करेंगे? लागू करने के लिए समय तो बचा नहीं है। तपेश जी हमारे साथ मौजूद है। तपेश जी से मैं समझना चाहूंगा अपने प्रदेश की जनता के लिए, अपने दर्शकों के लिए। तपेश जी, चूंकि बजट का जो आकार है वो जब से इस प्रदेश को अस्तित्व में लाया गया तब से लगभग 12 गुना बढ़ चुका है। ये इन्फ्लेशन का असर है या फिर सरकारों का प्रयास है कि प्रदेश को विकास के और तेज गति पर लेकर जाया जाए? ये बजट जो है लगभग 1 लाख करोड़ से अब लगभग 1.25 लाख करोड़ की तरफ आगे बढ़ चला है। तो ये महंगाई का जो हम इन्फ्लेशन का असर कहेंगे या फिर हम विकसित हो रहे हैं, हम सशक्त हो रहे हैं, ये उसका प्रभाव होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा बजट का बढ़ना कुछ हद तक महंगाई का असर है। दूसरी चीज ये है कि बजट को हम उसके उस मूल्यांकन से आंकते हैं कि हम कितनी राशि विकास के लिए, यानी जिसको कहा जाता है पूंजीगत व्यय कर रहे हैं, और कितना कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर रहे हैं, और कितने नियमित व्यय के लिए, जैसे कर्मचारियों का वेतन है, कुछ नियमित तौर पे होने वाले व्यय हैं, उसके बारे में। अब यहाँ पे बजट बढ़ने के कारण कुछ और भी हैं। हमने किसानों के हितार्थ कार्य किया, हमने गोधन योजना जैसी प्रमुख चीजों को सामने लाया, फिर हमने कर्ज मुक्ति भी करवाई किसानों का, उसका भी आर्थिक बाज बढ़ा। सिर्फ बजट की सीमाएं ही नहीं बढ़ी, हमारे ऋण की सीमाएं भी बढ़ी, जिसका हमने प्रयोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया। अब विकास के कार्यों की बारी है। जैसे आपको एक सबसे बड़ी बात कहूं, आपने एक बिंदु उठाया था उद्योग और रोजगार का, तो इसे मैं कहता हूं उद्योग को सब्सिडी देना बंद करके
शिक्षा विभाग को खास तौर पे हायर एजुकेशन को वह राशि जो अनुदान के लिए जो छूट दे रहे हैं वो हायर एजुकेशन दीजिए और बच्चों को टेक्निकली उतना स्ट्रांग करिए और उद्योग के साथ कोऑर्डिनेट करिए कि वो हमारे यहाँ के बच्चों को अपने यहाँ इंटर्नशिप में ले जाएं, जो उसके यहाँ प्रशिक्षित हो और ये योग्य हो उसको वहां पे रोजगार के अवसर। सर इससे निवेश पर प्रभाव के नहीं पड़ेगा? बजाय ये योजना ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो निवेश पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हाँ। आपने जब एम्प्लॉयमेंट में सहयोग करना शुरू कर दिया तो इस्टेब्लिश उद्योग है वो इसका लाभ लेके अपने को जनरेट करके एक अच्छे स्किल्ड वर्कर मिलेंगे। जैसे एक काल्पनिक तौर पे मानिए कि मैं कॉमर्स का उदाहरण देता हूं, एक बच्चा कंप्यूटर पे अपना जीएसटी का काम बहुत अच्छा कर सकता है। वो उसको चूंकि न्यू एम्प्लॉयड है उसको 6 महीना वो इंटर्नशिप पे रखेगा, कम पैसा देगा, रखेगा, उसको पोसाएगा। बाद में उसके इंस्टीट्यूट में रह के 6 महीने होकर कार्य सीख जाएगा। चूंकि वो लर्नर था पहले, अब वो वर्कर होगा, तो दोनों के बीच के सेतु जो बनेगा वो क्वालिटी वाइज आएगी। और यही कारण है कि आज आईआईटी वाले जो बच्चे हैं वो आज सक्सेस इसलिए होते हैं क्योंकि उनको फील्ड एक्सपीरियंस मिलता है। हमारे यहाँ के बच्चों को फील्ड एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। तो एजुकेशन में ये चीजें जोड़िए। उद्योग तो अपना पूंजी निवेश करने के लिए जो आया है वो सब्सिडी के लालच में नहीं आया है, वो अपने व्यापार करने के लिए, प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए आया है। वो सक्षम व्यक्ति है। अगर आप इस पर चिंता जता रहे हैं तो इसका मतलब बेरोजगारी, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें भत्ता देना भी कुछ इसी तरह का महसूस होगा। हम भत्ता देने के बजाय उन्हें रोजगारी ना दे दें फिर? तो वही मैं कह रहा हूं सर, यदि अगर हम उनको उस प्रकार के प्रशिक्षण देके आगे निकालें भत्ता देने के बजाय, यदि अगर हम उनको 50,000 रुपए की कोई टेक्निकल चीजें देके व्यापार करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद है बनिस्बत की महंगाई बेरोजगारी भत्ता दे। बेरोजगारी भत्ता देने के बाद आज देखिए ये दुर्भाग्य है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जिस तरीके से नशा का व्यापार चल रहा है। हर बच्चे के मुंह पे या तो गुटखा है या सिगरेट है या किसी किसी प्रकार के नशे से ग्रसित होते चले जा रहा है। ये सिर्फ प्रदेश की बात है, पूरे देश की बात है। ऐसी दशा में उनको जब आप पॉकेट अलाउंस दे रहा है, ये महंगाई भत्ता पॉकेट अलाउंस एक प्रकार का, क्योंकि आपने आवेदन करने के लिए शुल्क माफ कर चुके हैं, व्यावसायिक शिक्षा मंडल के माध्यम से हो या पीएससी के माध्यम से हो, आपने शुल्क माफ कर दिया है। अब आप पैसा दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? बच्चा कोई पुस्तक नहीं खरीदेगा, बच्चा कोई कुछ नहीं करेगा, इसका प्रयोग वो अपने पॉकेट अलाउंस के रूप में करेगा। वो रोजगार के प्रति गंभीर होगा नहीं, पर यदि अगर उस राशि को प्रशिक्षण या योग्यता दक्षता के लिए अगर आप करते हैं व्यय तो वो ज्यादा अच्छा होगा, वो बालक रोजगार की ओर जाएगा। फिर दूसरी बात, कितने लोग हैं प्रदेश में? हमारा तो 1% भी बेरोजगारी का दर नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है। तो उनको यदि अगर हम भत्ता दे देंगे तो इससे संख्या बढ़ने लगेगी, फिर वो रोजगार के लिए आकर्षित नहीं होंगे, घर बैठे पैसा मिल रहा है। तो मेरा यह कहना है कि हम उनको थोड़ा सा इस प्रकार की स्किल डेवलप करके भेजें। थोड़ा सा मेरा विचार कंट्रोवर्सी हो सकता है मेरा यह कहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक वैचारिक चिंतन की होती है, दूसरा राजनीतिक दृष्टिकोण की होती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से वो उचित हो सकता है, पर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो बुनियाद मजबूत करना चाहिए उसके पक्ष में ये बात कर रहा हूं। मैं बेरोजगारी भत्ते का विरोध नहीं कर रहा हूं, उसके विकल्प पर कह रहा हूं मैं। ये विकल्प होते हैं, सभी विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, वही योजना का, वही बजट का भाग होता है। इसीलिए हमने आपको अपने इस कार्यक्रम में बुलाया ताकि आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो प्रदेश के हित में बात है वो उसके बारे में चर्चा कर सके। क्योंकि कोई दल का यदि व्यक्ति, कोई दल का यदि प्रवक्ता होगा तो अपने दल के हित की बात करेगा, अपने दल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बात पूरी कीजिएगा, बस 30 सेकंड दीजिए, मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीर एक्सप्लेन कर दूं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। ये वो बैग है जिसको मुख्यमंत्री लेकर चले थे, इसमें टैबलेट है और चूंकि पर्यावरण संरक्षण के भी लिए लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में और चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। तपेश भाई, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ सर, फिर जहां तक बात है पशुधन और गौथान वगैरह के बारे में, तो नरवा गरवा घुरवा बारी योजना का जिस दिन मुख्यमंत्री जी के जबान से निकला उस दिन से मैंने इसे कहा कि यह सर्वश्रेष्ठ योजना हो सकती है। यह राष्ट्रीय योजना नहीं, अंतरराष्ट्रीय योजना भी बन सकती है। इसे मैंने अखिल भारतीय मतलब इंटरनेशनल जर्नल्स में भी मैंने इसमें आर्टिकल लिखा। मतलब नरवा वाटर रिसोर्सेज, गरवा एनिमल हस्बेंड्री, बारी हार्टिकल्चर, घुरवा कंपोस्ट के बारे में कह लीजिए आप। ये सब चीजों को लेकर अगर आप थीम को लेकर चलते हैं तो इसमें जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के और ये वो के, इसमें सिकंजा कस दिया जाए तो ये मानिए सर, ये विश्व के सबसे सफल योजनाओं में से होगा। आज लोग पानी की चोरी कर रहे हैं, पानी को लेके जा रहे हैं, तालाब पाट रहे हैं, ये सब चीजें क्यों होगी
जब आप वाटर रिसोर्सेस को स्टोर कर रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़ी संपत्ति संरक्षित कर रहे हैं। गाय वगैरह को बचा रहे, एनिमल हस्बेंड्री, हमने सिर्फ गाय के बारे में बात नहीं की है, उससे बकरी भी आ रही है, उसके दूध देने वाले पशु भी आ रहे हैं, उनके गोबर का प्रयोग, जो पंच द्रव्य है, वो सब चीजों के बारे में बात हो रही है। यदि अगर हम इसको सही दर्जे में ले लें, अब देखिए जैसे इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया, गाय के गोबर से या गोबर से पेंट बनाने की बात हुई, उसका पेटेंट क्यों नहीं होने दिया? उद्योगपति कल उसे अपने हाथ में ले लेंगे। हमने गोबर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ये सब काम किया, तो ये जो हम काम कर रहे हैं उसका पहले पेटेंट कराइए, बाद में लॉन्च करिए, आपकी संपत्ति होगी वो। नीतियों में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। मैं तपेश भाई फिर लौटूंगा आपके पास। किरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, तपेश जी ने जो कुछ चिंताएं व्यक्त की, जो बातें रखी हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी भत्ता देना, हालांकि वो कह रहे हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेरोजगारी भत्ता देना एक चिंता का कारण बन सकता है। इससे हो सकता है कि बेरोजगारी बढ़ जाए। ये पूरी तरह से चुनावी दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है इस पर? जी बिल्कुल, बेरोजगारी भत्ते की जो बात कर रहे हैं, तो उस इसमें भी सरकार ने क्लियर नहीं किया कि बेरोजगारी भत्ता किन लोगों को दिया जाएगा, रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगार को, शिक्षित या जो शिक्षित हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। क्राइटेरिया क्लियर नहीं किया जा रहा है अभी तक, सरकार के द्वारा इसका क्राइटेरिया और पैरामीटर्स क्लियर नहीं किया गया है। और मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को भूपेश सरकार ने सिर्फ गोबर बिनने तक ही सीमित कर दिया है, क्योंकि 2 रुपए में गोबर खरीद कर 600 रुपए में अगर अपने उद्योगपति मित्रों को बेचा जाता है, तो सीधा सीधा फायदा उन उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है जो नक्सलाइट प्रभावित बच्चों को लेकर हमारी सरकार ने प्रयास और एकलव्य विद्यालय स्टार्ट किया था, जो मेडिकल और IIT में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य गोबर तक ही सीमित करके रख दिया है इन्होंने। और ये बात जो नरवा गुरवा बाड़ी की कर रहे थे भाई साहब, तो धरातल पर योजना पूरी तरह फेल नजर आ रही है। आप गरवा की बात कर लीजिए, हजारों मवेशियां रोज सड़कों पे मृत पाए जाते हैं एक्सीडेंट के कारण। तो धरातल पर ये अगर ये नरवा की भी बात की जाए, तो जल जीवन मिशन के तहत तो गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम तो हमारी केंद्र सरकार कर रही है। तो योजनाएं तो अच्छी है, पर धरातल पर इनका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और टोटल फेलियर मुझे नजर आता है। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ एक मजाक किया जा रहा है, उन्हें गोबर खरीदने बेचने तक सीमित कर दिया जा रहा है। टैलेंटेड यहाँ पे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ है, उनके रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाया। इसका भविष्य छत्तीसगढ़ के युवाओं पे सीधा पड़ेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि युवाओं के साथ और यहाँ के किसानों के साथ, महिलाओं के साथ छलावा किया इस सरकार ने, और आने वाले समय में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। ठीक है वंदना जी, एक समय था जब प्रधानमंत्री ने एक जिक्र किया था कि रोजगार सृजन की बात होनी चाहिए। मतलब उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर इंसान रोजगार सृजित करना चाहे तो एक पकौड़े तलकर भी इंसान रोजगार सृजित कर सकता है। तो उस वक्त ये कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया था कि पकोड़े तलने पर लगा दिया प्रधानमंत्री ने युवाओं को, अभी गोबर बेचने पर लगा दिया मुख्यमंत्री ने युवाओं को। ये किरण जी इस बात की चिंता जता रही हैं, तो क्या ये गोबर पकोड़े इस राजनीति से निकलकर हम प्रदेश के हित की बात नहीं कर सकते क्या? देखिए आशीष जी, जो अगर जिनकी नकारात्मक सोच रहती है, तो नकारात्मक सोच जो छत्तीसगढ़ में 15 साल रही है, जिनके कारण ही इन लोग गाय और गोबर को कभी समझ नहीं पाए और सोच भी नहीं पाए। रही बात जो युवाओं को, जो शिक्षित युवा है, उनको गोबर बिनने वाली बात है, तो यहाँ पर इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है यही समझ नहीं पा रहे हैं इन लोग कि जो बेरोजगार युवा है या गांव के जो एरिया वाले जो बच्चे हैं, जिन लोग पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं कर पाए किसी कारण से, तो उन लोगों के लिए एक अलग प्रोजेक्ट है। और जो बच्चे शिक्षित है, आगे उनको जॉब करना है, आगे बड़े पद में पहुंचना है, उनके लिए अलग प्रोजेक्ट है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी 4 साल में हमारी छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो 2307 नए उद्योग की स्थापना किए हैं। तो इन लोगों को ये चीज दिखाई नहीं देगा, और सिर्फ इन लोग अगर अटक जाएंगे तो सिर्फ गोबर और गौमूत्र। ये लोग तो गोबर के बारे में ऐसे ऐसे हास्यास्पद बात किए हैं। इनके जो वरिष्ठ पूर्व मंत्री थे अजय चंद्राकर जी, उन लोग तो गोबर के बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोले थे कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन जो गोबर है ये छत्तीसगढ़ के लिए वरदान साबित हुआ है, और आप देखेंगे कि ग्रामीण एरिया में बहुत बड़ी इनकम का साधन बन गया है।
आप गोधन न्याय योजना के माध्यम से देखिए कि गोधन न्याय योजना में कितना सारा बेनिफिट है। एक तो यहाँ पर गाय का है वो केयर किया जाता है, वहां बराबर साफ सफाई किए जाते हैं और साफ सफाई के साथ साथ उन लोगों को पैसा मिल रहा है। आप देखेंगे कि आशीष जी जो ग्रामीण एरिया में जा करके जिनके पास कभी मोटरसाइकिल नहीं था, आज वो गोबर बेच करके मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। आज वो गोबर बेच करके अपने बच्चों को उस शिक्षा दे रहे हैं। वो गोबर बेच करके आज आप देखेंगे कि 4 चक्का का गाड़ी खरीद रहे हैं। तो इस तरह से जिन लोग गोबर पे हंसते थे, मेरे को उनके ऊपर हंसी आ रही है। अब आप बात कर रहे थे कि रोजगार की नव सृजन की, तो हमारी छत्तीसगढ़ की जो सरकार की शुरू से यही मानसिकता थी और यही मानसिकता थी। इसीलिए आप देखेंगे कि नए नए जो रोजगार के हैं वो अवसर को हम लोग ढूंढ रहे हैं और उस अवसर को लाने का प्रयास हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बेरोजगारी दर की बात करते हैं कि जो देश में सबसे अगर कम है तो छत्तीसगढ़ राज्य में। अगर एक किसान की बात कर रहे थे, किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, किरण जी कह रही है नरवा गरवा गुरवा वाड़ी पूरी तरह से फेल हुई है। उनकी नजरों में मैं वही बताइए आशीष जी कि जिनकी सोच जो नकारात्मक होती है, निगेटिव होती है, उनको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता और नहीं समझ आता है। इसीलिए 15 साल में उन लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं पहचान पाए, छत्तीसगढ़ के जो हाव भाव को नहीं पहचान पाए। आप देखेंगे कि आपको अभी की बात बताती हूँ आशीष जी कि अभी जब राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ उसमें हमने एक बहुत मैं माफी चाहूंगा मैडम, मैं माफी चाहूंगा, समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, क्योंकि मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में सदन में पहुंचकर बजट भाषण भी पढ़ेंगे, तो हमारे दर्शकों को उसका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो प्रदेश का इस सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, क्या ये चुनावी बजट होगा, क्या स्थिति होगी आगे, इस पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त सदन के बाहर, जहां पर अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री बजट भाषण के लिए पहुंचे, अब से कुछ ही देर पहले। और आप देखिए तस्वीरें, यहां काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। तो बजट के साथ साथ होली का भी रंग यहां पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मंत्री महोदय नृत्य करते, डांस करते, झूमते नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में जब बजट भाषण